नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह टक्सला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक काउंसलिंग संबंधी अपडेट आई है। वर्ग एक सत्यापन के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके लिए पूरी लिस्ट जारी हुई है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या क्या की ज़रूरत होती है। और अभ्यर्थी यह गलतियाँ ना करें तो किन किन गलतियों का हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और अनरिजर्व EWS OBC अदर स्टेट और जो भी सारे वर्ग हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि किसको किन किन डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है और किन किन को क्या क्या ले जाना है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है। इस पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग इन्हीं गलतियों की वजह से फिर एग्ज़ाम से उससे बाहर हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट से उनका जो सत्यापन है वह नहीं होता है। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो की आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है पूरी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक के सत्यापन हेतु चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट जारी हुई है कि आपको मतलब क्या क्या ले जाना है। तो हम इसमें सारे पॉइंटों पर डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 है अभ्यर्थी की ID फोटो युक्त। एक आपको ID जरूर ले जानी है, आपका आधार कार्ड है जैसे, जिसमें फ़ोटो रहती है आपकी युक्त, तो वो ID चाहिए। अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड, जैसे आपने वर्ग एक का जब एग्ज़ाम हुआ आपका मेंस का, तो उसका जो रिज़ल्ट स्कोर कार्ड होता है उसको भी आपको ले जाना है। फिर तीसरे पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अंक सूची जन्म तिथि सत्यापन हेतु। तो जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी रहती है, तो आपको वो भी ले जानी है। किसके लिए? सत्यापन के लिए कि आपकी जो जन्म तिथि उसमें आपने भरी है, अपडेट की थी, वो सही है कि नहीं। और आपकी जो सारे जो डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले ही ऑनलाइन किए जाते हैं। पहले ये इन्हें ऑनलाइन किया जाता है और फिर जब आप इनकी सत्यापन के लिए वहाँ पर ऑफिस जाते हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं। तो आपको वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आपने अपलोड किए हों। आप अगर दूसरे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पे है अपलोड की गई स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंक सूची। मतलब आपको एक वर्ष की नहीं, आपको प्रत्येक वर्ष की अंक सूची जो है वो अपलोड करनी है। ये हम अब 4 पॉइंट पर डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपको फर्स्ट ईयर की भी और फाइनल ईयर की भी आपको अपलोड करनी है, एक एक करके, अकेली फाइनल की नहीं करनी है। फिर है स्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक सूची। आपकी जितनी भी अंक सूचियाँ मिलती हैं, स्नातक में 3 मिलती हैं, आप शायद एक ही मिलती है एक साथ, तो आपको जितनी भी मिली हो वो एक साथ सारी अपलोड करनी है। फिर है B.Ed की अंक सूची। आपने, क्योंकि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हैं तो आपकी B.Ed की ही होगी, BTC वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो B.Ed की अंक सूची भी आपको ले जानी है। और इसके बारे में हम बात करेंगे। कई लोगों का के लिए दिक्कत होती है उन्हें, उनके क्वेश्चन होते हैं कि जिनके हाई स्कूल में नाम अलग होता है, एक दो अक्षर कुछ यहाँ वहाँ हो जाते हैं, या फिर उनकी माता पिता का नाम कुछ अलग हो गया है, या फिर उनका सरनेम या उनका सरनेम अलग हो गया है, तो क्या दिक्कत आती है और क्या क्या वो जा सकते हैं कि या नहीं, या उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा कि हटा दिया जाएगा। तो हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम इन सब पॉइंटों पे बात कर लें, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फिर 7वां पॉइंट है आपका समक्ष अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र। यदि किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ लिया हो, अगर आरक्षण का लाभ मिलता है तो उसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आप बनवा के रख लें पहले से ही। फिर है SC ST OBC EWS अतिथि शिक्षक के समक्ष अधिकारी के प्रमाण पत्र। यदि आप इनमें से भी कुछ हैं तो आपको भी इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए पड़ेगा, तो ये भी बनवा के रखें जिन जिन का भी है, या अतिथि शिक्षक हों या कुछ भी। यदि आपको ये भी बता दें कि अगर जो अदर स्टेट वाले होते हैं, अदर स्टेट वाले हैं, वो इन सब में के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक तो अतिथि शिक्षक अदर स्टेट वाले बन नहीं पाते हैं, और अगर कहीं और से कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे। एक और मामला है कि जैसे अदर स्टेट की कोई गर्ल है और उसकी शादी अगर MP में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या उसे भी मध्य प्रदेश का जो लाभ है वो मिलेगा कि नहीं। तो नहीं मिलेगा,
जो लड़की है या जो लड़की है उसको जहाँ की भी है, या वो यूपी की है या राजस्थान या कहीं जिस स्टेट की है, उसको उसी के तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको मध्य प्रदेश का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। फिर आगे है आपका उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। यदि आप कोई उपनाम है या कुछ भी होता है तो उसके लिए भी आपका जो शपथ पत्र है वो आपको चाहिए पड़ेगा। फिर है आपका नाम परिवर्तन की स्थिति में गजट नोटिफिकेशन। यदि नाम परिवर्तन करते हैं आप तो उसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन आपको चाहिए पड़ेगा। अन्य कोई दस्तावेज यदि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए हों। यदि इन सब के अलावा आपने जब ऑनलाइन फॉर्म डलता है, फॉर्म भरता है इसका पहला, उसमें और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया हो एक्स्ट्रा, तो आपको वो भी वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि आपको इन सारी डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियाँ इन सारे डॉक्यूमेंट की बना के ले जानी है। और आपको जो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर ले जाने हैं। तो आपको इन सब की 3 प्रति बनाकर ज़रूर रखनी है। आपको इसके बारे में बताया भी देते हैं कि कई लोगों को होता है कि मध्य प्रदेश में शादी होने के बाद जो लड़कियां हैं उनको वहाँ का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे पत्रिका में, जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य के बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को मध्य प्रदेश में शादी कर लेने के आधार पर नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। तो साफ कहा गया है कि इनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने एक याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। तो साफ हो गया है कि आपको जो मध्य प्रदेश बाहर की कोई गर्ल होती है, वो अगर उनकी शादी मध्य प्रदेश में होती है तो उनको आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो और जो भी आपका लोगों का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, तो मैं उनके आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जल्द ही अपने जो सारे डॉक्यूमेंट वो भी आप बनवा के रखें। और आप लोगों की अगर अब हम बात करते हैं कि जिसका कोई सरनेम या कुछ चेंज हो गया है वो, तो आपको बता दें कि अगर आपके नाम में कुछ एक आध अल्फ़ाबेट का अंतर आता है तो वो चल जाता है कहीं पे भी। लेकिन अगर आपका सरनेम में गलती है या फिर सरनेम नहीं है या बदल गया है, कुछ और हो गया है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। कि आप आगे जाके आप पहले शपथ पत्र बनवा के उसको भी आप अपने साथ ले जाएं, या उसको भी आप जब अपलोड होते हैं कागज़ तो उसको अपलोड कर दें कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। अगर यदि छोटी मोटी गलती होती है, नाम को एक आध अक्षर यहाँ वहाँ होता है, तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है, उसको सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो कि आपका यदि या तो नाम के साथ आपका जो सरनेम है वो गलत ही हो गया हो, कुछ और लिख गया हो सरनेम, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। तो यही सारी पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको देनी थी। तो सभी लोग तैयार रहें बिल्कुल। जल्दी आपके काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है और डेट भी जारी हो सकती है। और जो भी नई जानकारी आती है वो मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से, तक्षशिला बुंदेलखंड के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।